हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग वैल्यूएशन इन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के कुछ छोटे मोटे फॉर्मूलेज देखते हैं जो कि हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आप लोग जानते ही होंगे फ्रेंड्स, मर्जर्स या एक्विजिशन जब भी होता है तो एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है या कह सकते हैं परचेज़ करती है जी। तो जो भी जो है परचेजिंग कंपनी है उसको क्या मिलता है, आप देख पा रहे होंगे जो चार्ट सामने बना हुआ है। सेलिंग कंपनी अपने नेट एसेट्स जो है बाइंग कंपनी को दे देती है और जिसके बदले में बाइंग कंपनी परचेज कंसिडरेशन सेलिंग कंपनी को दे देती है या कह सकते हैं सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को देती है। परचेज कंसिडरेशन कैश में भी हो सकता है या फिर वो स्टॉक के फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि शेयर्स हो गए या डिवेंचर्स हो गए। आगे हम देखते हैं, हमको जो है इसमें बार बार नेट एसेट्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। नेट एसेट्स क्या होते हैं? नेट एसेट्स होते हैं हमारे टोटल एसेट्स जो भी होती हैं उसमें से अगर हम आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं तो हमारी नेट एसेट्स वैल्यू आ जाती है। टोटल एसेट्स में कुछ चीज़ें हमको देखनी होती हैं, जैसे कि गुडविल हम जो है इग्नोर करते हैं इसमें नेट एसेट्स कैलकुलेट करते वक्त, या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर इसको भी हम एक्सक्लूड करते हैं टोटल एसेट्स कैलकुलेट करते वक्त फॉर द पर्पस ऑफ नेट एसेट्स। इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जिसमें हम एसेट्स की करंट वैल्यू लेते हैं। टोटल एसेट्स की करंट वैल्यू के बेसिस पे जो नेट एसेट्स कैलकुलेट होती है उसको इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहा जाता है। इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए हम जो है नेट एसेट्स वैल्यू जो आती है उसको नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड कर देते हैं तो हमको इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर मिल जाती है। बुक इसी तरीके से बुक वैल्यू पर शेयर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स जो हमारे पास है उसको नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड कर देंगे तो हमको बुक वैल्यू पर शेयर मिल जाती है। इसके बाद में फ्रेंड्स एक टॉपिक आता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कई लोग कैलकुलेट करने में कन्फ्यूजन होती है, हालांकि फाइनल लेवल पे होनी नहीं चाहिए, फिर भी मैं जो है इसको डिटेल में आपको बताता हूँ। आप लोग जानते ही हैं सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हम डिडक्ट करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, जिसमें से फिक्स्ड कॉस्ट डिडक्ट करने के बाद प्रॉफिट आ जाता है, जिसको कि हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोल सकते हैं। जिसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को हम डिडक्ट कर देंगे तो अर्निंग बिफोर टैक्स हमारा आ जाता है। अर्निंग बिफोर टैक्स में से अगर टैक्स की फिगर हम घटा देंगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स, जिसको कि आप पैट भी बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाता है हमको। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शेयर होल्डर्स के लिए होता है, जो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी मिलता है और इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी मिलता है। इसमें से अगर हम पैट में से प्रेफरेंस डिविडेंड घटा देंगे तो हमको जो भी बैलेंस बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बनेगा, जिसको हम पैट टू इक्विटी या फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स टू इक्विटी भी कहते हैं। अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए हमको पैट टू इक्विटी ही चाहिए होता है। अर्निंग पर शेयर होता है पैट टू इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। फ्रेंड्स, ईपीएस के बाद हम देखेंगे पीई रेशियो। पीई रेशियो आप लोग जानते होंगे, प्राइस ऑब्लिक अर्निंग होता है, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। पीई रेशियो हमको मिल जाएगा। एक्सचेंज रेशियो हमको कैलकुलेट करना पड़ता है वैल्यूएशन ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के टाइम पर। एक्सचेंज रेशियो में हमेशा एक्वायर्ड ऑब्लिक एक्वायरिंग कंपनी का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, इससे हमको आगे कभी दिक्कत नहीं होगी। इस फॉर्मूले को अगर हम चेंज करेंगे, एक्वायरिंग अपॉन एक्वायर्ड करेंगे, कभी एक्वायर्ड ऑब्लिक एक्वायरिंग करेंगे तो हमको बार बार दिक्कत आएगी, इसलिए इसको हमेशा एक ही रखिएगा। एक्वायर्ड ऑब्लिक एक्वायरिंग एक्सचेंज रेशियो हम लोग यूज़ करेंगे हमेशा। अच्छा, एक्सचेंज रेशियो जो है हम लोग ईपीएस पे बेस्ड भी ले सकते हैं और एमपीएस पे बेस्ड भी ले सकते हैं। अगर
ईपीएस पे बेस्ड एक्सचेंज रेशियो लेते हैं तो ईपीएस ऑफ एक्वायर्ड कंपनी डिवाइडेड बाय ईपीएस ऑफ एक्वायरिंग कंपनी हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर एमपीएस के बेस पे हम एक्सचेंज रेशियो लेते हैं तो एमपीएस ऑफ एक्वायर्ड कंपनी डिवाइडेड बाय एमपीएस ऑफ एक्वायरिंग कंपनी हो जाएगा। इसमें वैल्यूएशन ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन, इसमें हमको पोस्ट मर्जर ईपीएस कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल ईपीएस होता है पैट टू इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसी तरीके से पोस्ट मर्जर ईपीएस होगा पोस्ट मर्जर पैट डिवाइडेड बाय पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब पोस्ट मर्जर पैट क्या होगा? पोस्ट मर्जर पैट होगा पैट ऑफ ए कंपनी प्लस पैट ऑफ बी कंपनी प्लस सिनर्जिक गेन इफ एनी। मतलब पहली कंपनी जो बाइंग कंपनी है उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और जो सेलिंग कंपनी है उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर कोई सिनर्जिक गेन हो रहा होगा तो इसको भी हम ऐड करेंगे। ये हमारा पोस्ट मर्जर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अब पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमको कैलकुलेट करने होंगे। सीधा सा है दोस्तों, पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के लिए प्री मर्जर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो एक्वायरिंग कंपनी के थे उसमें वो शेयर्स जोड़ दो जो वो नए शेयर्स जो है सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को इशू करेगा। फॉर्मूला बनता है प्री मर्जर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्वायरिंग कंपनी प्लस शेयर इशूड फॉर टेक ओवर। अच्छा, शेयर इशूड फॉर टेक ओवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्वायर्ड कंपनी के जो भी नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उसको अगर हम एक्सचेंज रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा शेयर्स इशूड फॉर टेक ओवर आ जाएगा। मार्केट प्राइस पर शेयर का फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे। अर्निंग पर शेयर को अगर हम पीई रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाता है। फ्रेंड्स, जिस तरह से हम लोगों ने पोस्ट मर्जर ईपीएस कैलकुलेट किया था उसी तरह से पोस्ट मर्जर एमपीएस भी कैलकुलेट करना होगा, जिसका फॉर्मूला होता है पोस्ट मर्जर ईपीएस, जो कि हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, मल्टीप्लाइड बाई पोस्ट मर्जर पीई रेशियो। अब पोस्ट मर्जर पीई रेशियो नॉर्मली क्या होता है, जो है प्री मर्जर पीई रेशियो होता है एक्वायरिंग कंपनी का, वही जो है पीई रेशियो पोस्ट मर्जर पीई रेशियो भी बन जाता है। एक टर्म आएगा इक्विवेलेंट ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए आपको एक्वायर्ड कंपनी का, यानी कि सेलिंग कंपनी का। तो पोस्ट मर्जर इक्विवेलेंट ईपीएस ऑफ एक्वायर्ड कंपनी कैलकुलेट करने के लिए पोस्ट मर्जर ईपीएस जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है उसको एक्सचेंज रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको पोस्ट मर्जर इक्विवेलेंट ईपीएस मिल जाएगा। इसी तरीके से पोस्ट मर्जर एमपीएस भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पोस्ट मर्जर एमपीएस मल्टीप्लाइड बाई एक्सचेंज रेशियो करके। अच्छा, प्रॉब्लम्स में प्रॉफिट पूछेगा कई बार इन टर्म्स ऑफ ईपीएस, कई बार इन टर्म्स ऑफ एमपीएस। इन टर्म्स ऑफ ईपीएस अगर प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है तो आप देखेंगे एक्वायरिंग कंपनी को क्या प्रॉफिट हो रहा है, पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर उसका कितना है और कितना उसका अर्निंग पर शेयर मर्जर से पहले था, दोनों का डिफरेंस उसका प्रॉफिट हो जाएगा। इसी तरीके से एक्वायर्ड कंपनी का कैलकुलेट करने के लिए हमने इक्विवेलेंट ईपीएस कैलकुलेट कर रखा है। इक्विवेलेंट ईपीएस में से अगर हम उसका प्री मर्जर ईपीएस एक्वायर्ड कंपनी का डिडक्ट कर दें तो हमको उसका प्रॉफिट मिल जाएगा एक्वायर्ड कंपनी का। इसी तरीके से हम एमपीएस के टर्म्स में भी प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि पोस्ट मर्जर का ईपीएस, प्री मर्जर का ईपीएस दोनों सेम होने चाहिए, ऐसा कब होगा, क्या एक्सचेंज रेशियो रखा जाए? तो अगर आप एक्सचेंज रेशियो को ईपीएस के बेस पर रखते हैं, ईपीएस ऑफ एक्वायर्ड कंपनी डिवाइडेड बाय ईपीएस ऑफ एक्वायरिंग कंपनी, तो आपका पोस्ट मर्जर और प्री मर्जर ईपीएस हमेशा सेम आएगा। फ्रेंड्स, जो भी हम लोगों ने अब तक फॉर्मूलेज देखे उनके बेसिस पे एक जो है प्रॉब्लम देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 28 है, पेज नंबर 415 पर। इसमें कह रहा है क्यू लिमिटेड जो है आर लिमिटेड को एक्वायर करना चाहती है
और स्वैप रेशियो इनका 1:2 है, यानी कि 0.5 शेयर्स क्यू लिमिटेड देगी आर लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को। अच्छा, इसमें आपसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड बाय क्यू लिमिटेड फॉर एक्विजिशन ऑफ आर लिमिटेड। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? शेयर्स इशूड फॉर टेकओवर के लिए नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द एक्वायर्ड कंपनी मल्टीप्लाइड बाय एक्सचेंज रेशियो। इससे हमको पता चल जाएगा कितने हमको शेयर्स इशू करने हैं। इन्होंने भी वही किया है। 1,80,000 शेयर्स आर लिमिटेड के थे, मल्टीप्लाइड बाय एक्सचेंज रेशियो के, तो 90,000 शेयर्स हमारे आ गए। इतने शेयर्स हमको इशू करने हैं। इसमें अगला पूछ रहा है ईपीएस ऑफ क्यू लिमिटेड आफ्टर द एक्विजिशन, यानी पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ क्यू लिमिटेड पूछ रहा है। पोस्ट मर्जर ईपीएस क्या होता है? पोस्ट मर्जर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहाँ पर कोई सिनर्जी गेन है नहीं, तो पोस्ट मर्जर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका हो जाएगा 18 लाख प्लस 3,60,000। और पोस्ट मर्जर इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे आपके 6 लाख क्यू लिमिटेड के, प्लस न्यू शेयर्स आपने 90,000 इशू किए, तो 6,90,000 आपके जो है न्यू टोटल शेयर्स हो गए। अब ईपीएस आपका इसके बेसिस पे कैलकुलेट हो गया है 3.13। अब आपसे पूछ रहा है इक्विवेलेंट अर्निंग्स पर शेयर ऑफ आर लिमिटेड कैलकुलेट करना है। इक्विवेलेंट ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको बताया था पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय एक्सचेंज रेशियो। ये अगर आप करते हैं तो आपको जो है इक्विवेलेंट अर्निंग पर शेयर ऑफ आर लिमिटेड मिल जाएगा। देखिए इन्होंने भी वही किया है। अगला आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ क्यू लिमिटेड आफ्टर द एक्विजिशन एज्यूमिंग पीई रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड। पीई रेशियो चेंज नहीं होगा तो हमारा मार्केट प्राइस क्यू लिमिटेड का कितना होगा? इसके लिए हमने आपको बताया था पोस्ट मर्जर ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय पीई रेशियो। पोस्ट मर्जर ईपीएस हमने निकाला ही हुआ था, उसको पीई रेशियो से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा एमपीएस आ गया। पोस्ट मर्जर एमपीएस हमारा आ गया। इसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज्ड फर्म पूछ रहे हैं। नंबर ऑफ़ शेयर्स हमारे पास है ही हैं, हमारे पास एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस आ गया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू ऑफ मर्ज्ड फर्म हमको मिल जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों और भी प्रॉब्लम्स दिए होंगे आपकी बुक में, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे भी मैं कुछ ना कुछ वीडियोज़ इस तरीके से आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।